मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के पास एक ही सवाल लेके आऊँगा। सोनकर जी, पहले आपके पास, ये ऐसे अपराध जिनसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, दहशत चरम तक पहुंच जाए, वो अपराध भी जब अदालत में साक्ष्यों के अभाव में, गवाहों की अनुपलब्धता में दम तोड़ देते हैं क्या, और अपराधी मूंछों पे चमेली का तेल लगा के निकलता है और नेता उसके लिए माला लेके बाहर खड़े रहते हैं, तो आप लोगों को कहीं कोई शर्मिंदगी का भाव नहीं होता ना? किसी की सरकार रहे, बोले ठीक है, नहीं? देखिए जी, अगर एक मिनट मेरी समझ, मैं इस बात को और 40-42 साल हो गए अतीक को, अगर पहले मामले में अतीक को वाजिब सजा हो गई होती तो कब की सजा हो गई होती? केस ही खत्म हो जाता? नहीं, आगे के 99 अपराध तो नहीं होते ना वो सांसद बनते, ना विधायक बनते। सोनकर जी, देखिए, पहली बात, जब इतना लंबा संरक्षण किसी ने दिया होगा, उनको पार्टी के राजनीतिक संरक्षण भी दिया होगा, तभी वो पनपे हैं। और आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, तो जीरो टॉलरेंसी की नीति के अंदर जो भी जैसे गरीबों को और वैसे वर्गों को प्रताड़ित करने वाले लोग और जो ऐसे भूमाफिया और माफिया, उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया था, देखिए जिस तरीके से लगातार हमने देखा है ना, और आज तो एक मिसाल कामयाब हो रही है कानून को लेकर के, कानून की सुरक्षा को लेकर के, और उत्तर प्रदेश का जो हाल था, जो तस्वीर थी, जो दृश्य था, जो माफियाओं ग्रस्त उत्तर प्रदेश था, और उन माफियाओं को संरक्षण देने वाले पार्टी सत्ता में बैठे हुए लोग थे, और उनको माला पहना करके, हम तो एक उदाहरण भी आपको बताएं जी, ये हमको भी ध्यान में आ रहा है कि मुजफ्फरनगर के ऐसे दंगइयों को समाजवादी पार्टी कार्यालय में बिरयानी खिलाई जाती थी और ऐसे उनका स्वागत किया जाता, उनके साथ के फोटो भी दिखे हुए। इसका जवाब मनोज भाई नहीं देंगे। अभी मनोज भाई, मुझे लगता है बड़े भाई है मेरे, इस तरीके से झूठ फैलाने का काम कर रहे थे। देखिए, जो सच है वो सच है। और दूसरी बात मनोज भाई, ये धीरे धीरे चीजें आ रही है, सब मास्टर माइंड भी साथ में आए हैं, और जो लोग व्यक्ति है और सारे साक्षी खुल रहे हैं, और सारे साक्षी खुलेंगे, और जो दोषी होगा, चाहे वो किसी दल का हो, पार्टी का हो, चाहे किसी के संरक्षण में फंस रहा हो, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई का उदाहरण भी हमने दिया है, कार्रवाई का उदाहरण भी कल भी आपको मिला है, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी पनपेगा तो निश्चित तौर पर मट्टी में मिलाया जाएगा। ठीक, मनोज यादव जी, वही प्रश्न आपसे, चाहे अतीक हो, चाहे कोई इनके कद के, इनके स्तर के जो अपराधी हैं प्रदेश के, ये लोग जब किसी बड़े हत्या का, बड़े नरसंहार में, बड़े अपराध में बाइज्जत बरी होके मूंछों पे ऐंठते हुए आते हैं और बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों के गाल पे हाथ लगाते हैं, कहते कहा बच्चा कैसा है रे, वो कहते भैया प्रणाम, क्या? तो कहीं कोई शर्मिंदगी का भाव नहीं होता ना राजनेताओं की सेहत पे? नहीं, अगर ये बात आप मुझसे 2012 से पहले पूछ रहे होते तो मैं इसका जवाब जरूर देता, लेकिन 2012 के बाद समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़े माफिया हुए रामपुर में, जिनकी विधायकी इसलिए चली जाती है कि उन्होंने पुलिस के सामने रोड पे धरना दे दिया था। मैंने बड़ा माफिया कहा है, शायद आप लोग परिभाषा मेरी समझ भी गए होंगे। समाजवादी पार्टी की एक स्टेट में सरकार है, उस स्टेट का नाम है गुजरात, और वहां हमारा एक पटेल जाति का मुख्यमंत्री बना बैठा है, प्रधानमंत्री भी उसी स्टेट से आते हैं। हमने अतीक को वहां बुलवा लिया और कहा आओ अतीक, तुम आके न्यास साबरमती जेल में आराम से मौज करो। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है, किसके रिश्ते हैं प्रयागराज में? अमिताभ जी, मैं बड़ा व्यंग कर रहा हूं, माफ करिएगा, ऐसे शब्द हैं, हो सकता है कोई कट पेस्ट करके समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में और समाजवादी पार्टी में जो अभी मैंने बयान दिया उसको दूसरी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछने की हैसियत रखता हूं। क्यों? क्योंकि इस सदरी में ना तो कलम है और ना आपराधिक मुकदमे है मेरे ऊपर। जेल वाले एक दो गए किसान आंदोलन के, उसमें अगर गोली मारनी होगी तो योगी आदित्यनाथ के लिए सीना खोला है, जब मर्जी तब मार देंगे, डरते हैं नहीं। अब एक बड़ी बात, किस उप मुख्यमंत्री की पार्टी के प्रयागराज वाले जो हार के भी उप मुख्यमंत्री बन गए, उनका और इस माफिया का रिश्ता क्या है? मैं ठोक के सवाल पूछता हूं बीजेपी से। और वो गुजरात गया तो क्यों गया? उसको यूपी की जेल में जगह क्यों नहीं मिली? अब हमको बताया जाएगा टीवी पे बैठ के,
हमारे नेता की छवि को धूमिल किया जाएगा। अरे एक बात बता दो, बीजेपी की 100 कुत्ते मर जाएंगी, अमर हो जाएंगी। दोनों शब्द बता दीजिए, मुकदमे किसने वापस लिए? अपराधियों के मुकदमे किसने वापस लिए? अपराधियों को सांसद किसने बनाया? अपराधियों को विधायक किसने बनाया? अपराधियों को उनके मंच पर अभी रिपोर्ट में बताया ना, उनको संरक्षण किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने माफिया को खत्म करने के लिए किसने दिया? कितने सहयोग किया? किसने उनको बनाने का काम किया? कौन उनको मंचों पर बैठा करके सम्मानित किया? अभी रिपोर्ट में सुना है मनोज जी। देखिए, आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि पूरा संरक्षण साथ में। और दूसरी बात हो जाएगा जी, बीच में तुम्हारे बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं जब सीना ठोक के टीवी पे इस तरह की बात कर सके। आप में इतनी ताकत नहीं जो इस तरह की बात कर सको। हमारे नेता ने अपराध और अपराधियों से अपनी है। और एक बात बता दूं, अगर इसका बीजेपी हमारी पार्टी के नेता और हमें डैमेज करेगी तो मैं कहता हूं तेरा मुख्यमंत्री भी अपराधी, तेरा उप मुख्यमंत्री भी अपराधी, तेरे 52 में से 44% तेरे कैबिनेट मंच पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अरे कार्रवाई क्या करोगे? तुम्हारे अंदर हिम्मत है? वो तो वहां पे साबरमती में बैठ के अय्यासी कर रहा नहीं है। देख लीजिए, उदाहरण उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के गए हैं या तो जेल में है। उदाहरण है, जेल के उदाहरण है। आप जेल के उदाहरण लाइए। समाजवादी पार्टी लोग गुजरात में बैठे हैं क्या? किस तरह से जवाब दूं भाई? ठीक है भाई, अब मनोज यादव रुक जाओ। दीपक सोनकर आप भी रुको। जैन साहब, बड़ी भारी हिपोक्रेसी है। हम अपराध भी नहीं चाहते कि भाई अपराध मुक्त होना चाहिए समाज, ठीक, ये सब कहते हैं। जो अपराधी हैं वो भी ये कहते हैं पब्लिक में, ठीक, क्योंकि वो तो मानते नहीं हम अपराधी हैं। लेकिन अगर किसी की गाड़ी पलट जाए तो छाती भी पीटते हैं। विकास की गाड़ी पलटी थी, जिसने 9 पुलिस वाले मार दिए थे, वो सत्यनारायण कथा तो कराता नहीं था बिकरू में, तब भी बहुत लोगों ने विधवा विलाप किया, चूड़ियां तोड़ी, ठीक। बाद में सुप्रीम कोर्ट गया मामला, वही चूड़ी तोड़ो आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच की, बोले हाँ जी ठीक है, पलट गई, जांच रिपोर्ट आई ना। जैन साहब, ये हिपोक्रेसी नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब क्या वो हम ये चाहते हैं कि नहीं यार ऐसा रास्ता नहीं, 18-20 साल वाले में चलने दो ताकि गवाहों को मरने में सुविधा रहे, मामला सेटल हो जाए, ठंडा हो जाए। नहीं, क्योंकि तब कह दिया जाता है आप न्याय के विरोधी हैं, आप न्याय को जंगल राज में तब्दील करना चाहते हैं, न्यायिक व्यवस्था को हाईजैक करना चाहते हैं। अब ये जो कल मरा है अशरफ, ठीक, पुलिस पर गोली चलाएगा, पुलिस को प्रतिरोध करेगा, पुलिस को सामने सरेंडर नहीं करेगा, तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा कि चॉकलेट से देंगे? जैन साहब, नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बिकरू कांड के बाद बहुत विभत्स कांड था, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, कुछ चंद लोग हो सकता है इसका विरोध किए हों, पर उसको बड़ा वेलकम किया गया। उसका बड़ा प्रभाव अपराध जगत पर उत्तर प्रदेश के पड़ा, और उसी का नतीजा मैं मानता हूं कि बिकरू कांड के बाद ये एक चैलेंज प्रदेश सरकार के सामने आया है, जो इलाहाबाद में प्रयागराज में घटना हुई है। प्रयागराज में बहुत पुराना बमबाजी का इतिहास है। मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ, और वहाँ पर बहुत बमबाजी वहाँ पर है। वाराणसी है, वाराणसी में तो लूट में इस्तेमाल करते थे, दरवाजे के ऊपर बम मार के घर में घुस गए। तो और ये भी पुराना इतिहास है कि वहाँ के जो छात्रावास हैं उनमें आपराधिक तत्व वहाँ पर भी, वाराणसी में भी। ये जो मुस्लिम छात्रावास का आया है, यहाँ पर वह अन्य छात्रावासों में ऐसे बहुत से मिलेंगे जो कि अब छात्र जीवन से उनका कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी वहां पे पनाह पाए हुए हैं, और एक सेफ जगह उनको मिला हुआ है। बबलू श्रीवास्तव भी वहां रुकते रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास में। जी, मैं
मैं जब इलाहाबाद पोस्टेड था तो मेरे से कुछ लड़के आके मिले मेरे हॉस्टल के, और उन्होंने मुझे ये बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला फला फला कमरे में आके रहता है जी। उस हॉस्टल में। ये सुन के बड़ी हैरत हुई। मैंने वहां के तत्कालीन पुलिस अफसर से बात की, उन्होंने कहा सर अब की आए तो हमको बताया जाए, हम रेड डालेंगे। तो ये स्थितियां हैं इन हॉस्टल्स की भी। ये भी आवश्यक है कि पुलिस इनके ऊपर निगाह रखे, और जो भी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उन सबको भी वहां से, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, जो भी हैं, वो वहां पे सफाई होनी चाहिए। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा।